हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के इस सेशन से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लेक्चर 1 है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर इस लेक्चर के कंटेंट की, यानी आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनेंस का दूसरे डिसिप्लिन से यानी दूसरे सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है। इसमें हम देखेंगे कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है, फाइनेंस और अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है, और जो बाकी दूसरे डिसिप्लिन्स हैं उनसे फाइनेंस का क्या रिलेशन है। ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब दो टर्म से मिलके फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनी है, फाइनेंस और मैनेजमेंट। अब फाइनेंस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। फाइनेंस वर्ड को हम एज अ नाउन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं और वर्ब के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लो, एक वर्ड होता है फ्लाई, FLY, फ्लाई। अब फ्लाई को अगर आप एक वर्ब के तौर पे देखो, एक क्रिया के तौर पे देखो, तो उसका मतलब होता है उड़ना। और फ्लाई को जब हम एक नाउन के तौर पे देखते हैं तो फ्लाई का मतलब होता है मक्खी। ठीक है, यानी नाउन मतलब किसी चीज़ का नाम और वर्ब मतलब कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी। तो ऐसे ही फाइनेंस जो वर्ड है ये नाउन के तौर पे भी यूज़ होता है और वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। तो देखो, जब एक नाउन के तौर पे हम फाइनेंस वर्ड को यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको हम फाइनेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कई तरह के रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हो सकते हैं, लाइक उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। इसी तरह से उसके पास कोई टेक्निकल स्किल हो सकती है, वो भी उसका रिसोर्स होता है। तो इसी तरह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं उनको हम फाइनेंस बोलते हैं। दूसरा, जब हम फाइनेंस को एज अ वर्ब डिफाइन करते हैं तो इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन। अब फाइनेंस फंक्शन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर करता है वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, उसको हम फाइनेंस बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि फाइनेंस एक वर्ब भी है, यानी फाइनेंस एक वर्ब है, उसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंस को मैनेज करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनको अच्छे से प्लान करना, अच्छे से कंट्रोल करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। तो एक बार क्विकली अगर मैं समराइज़ करूँ तो जो फाइनेंस वर्ड है उसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक तो नाउन के तौर पे और दूसरा वर्ब के तौर पे। जब आप नाउन के तौर पे फाइनेंस को डिफाइन करते हो तो उसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो फाइनेंस है। और जब आप फाइनेंस को एक एक्टिविटी के तौर पे डिफाइन करते हो, एक वर्ब के तौर पे डिफाइन करते हो, तो उसका मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी आप फाइनेंस फंक्शन कह लो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लो, एक ही बात है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंस को मैनेज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि वो कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई NGO भी हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनेंस को यूज़ कर रही है तो वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ज़रूरी क्यों है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। तो उसके अंदर व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक लाइन जो है बार बार यूज़ की जाती है वो है कि फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस जो है वो जैसे इंसान के लिए ब्लड की जो इम्पोर्टेंस है वही फाइनेंस की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे हमारे शरीर में अगर जिस भी अंग के अंदर, जिस भी ऑर्गन के अंदर ब्लड का फ्लो रुक जाता है तो वो काम करना बंद कर देगा।
उसी तरह से अगर फाइनेंस का प्रॉपर फ्लो ऑर्गेनाइजेशन में होता रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। अगर फाइनेंस का फ्लो बिगड़ता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती है। ठीक है, अब कोई भी एक्टिविटी आप ले लो, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो सेल्स है, कोई भी एक्टिविटी ले लो, ठीक है, उसके लिए आपको क्या है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर आप फाइनेंस को मैनेज करोगे तभी तो इन सारी एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक तो ये चीज़ है कि सभी तरह की एक्टिविटी में ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ये हर तरह के बिजनेस, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे नॉन बिज़नेस हो, चाहे उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंस का यूज़ कर रही है तो वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। और अगर आप फाइनेंस को प्रॉपर मैनेज करते हो तो ही ये होगा कि आपके बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर पाए और अच्छे से ग्रो कर पाए। देखो, सर्वाइवल और ग्रोथ जो है बिजनेस की वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन एक फैक्टर ये भी है उसमें कि फाइनेंस को आप कैसे मैनेज करते हो। सिर्फ फाइनेंस को मैनेज करने से तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी, लेकिन अगर आप फाइनेंस को मैनेज नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आज के टाइम पे हम देखें तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ज़रूरी बनाते हैं। जैसे आज के टाइम में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है बिजनेसेस की, कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि ना सिर्फ इंडिया की एंटरप्राइजेज आपसे compete कर रही है बल्कि बाहर के जो एंटरप्राइजेज हैं उनसे भी आपको कंपटीशन है। तो कंपटीशन के अंदर आपको अगर एज लेनी है, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर परफॉर्म करना है तो इट इज़ नेसेसरी कि आप फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें। इसी तरह से जो भी बिज़नेस के ऊपर जो रेगुलेशंस होती हैं वो भी आज के टाइम में पहले से कॉम्प्लेक्स हुई हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको प्रॉपरली फॉलो करना भी ज़रूरी है। इसलिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंस एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स की, यानी कि फाइनेंस जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे हम इसे देखते हैं तो कहीं ना कहीं से तो इसका ओरिजिन हुआ होगा, तो वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ स्टडी नहीं है, ये अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रोमिनेंस में आया है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। कैसे? तो हम इसमें ये देखेंगे कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है, अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है, और बाकी डिसिप्लिन से फाइनेंस कैसे कुछ और चीज़ें डिराइव करता है जिनको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। यानी बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि फाइनेंस जो सब्जेक्ट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो बाकी सब्जेक्ट से किस तरह से रिलेट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। देखो, इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल ही क्या है कि स्कार्स रिसोर्सेज है हमारे पास। स्कार्स मतलब ऐसी जिसकी कमी हो, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और हम उससे काफ़ी सारी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, काफ़ी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। तो इसी कंसेप्ट पे इकोनॉमिक्स वर्क करती है कि स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें कि मैक्सिमम वांट्स हमारी सेटिस्फाई हो जाए। तो कैसे यूज़ करें ये चीज़ इकोनॉमिक्स में आती है। अब यही फाइनेंस में आती है। फाइनेंस में यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, आपके पास लिमिटेड पैसा है, उस पैसे को कैसे ऐसे यूटिलाइज़ किया जाए कि मैक्सिमम बेनिफिट हम अवेल कर सकें, ठीक है। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो दो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो को आप यूँ समझ सकते हैं कि छोटे लेवल पे, और मैक्रो को आप समझ सकते हैं कि इसमें हम इकॉनमी एज अ होल की बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो कंसेप्ट आता है वो आता है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी डिसीज़न आपको लेना है तो आप ये देखो कि उससे आपको मार्जिनल रेवेन्यू कितना मिलेगा। मार्जिनल का मतलब एडिशनल, यानी एडिशनल रेवेन्यू कितना मिलेगा और उसकी एडिशनल कॉस्ट कितनी होगी। इन दोनों चीज़ों को आप कंपेयर करो और डिसीज़न लो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको अपने ऑफिस में एक नया कंप्यूटर लगाना है। कंप्यूटर आएगा 5 लाख का। अभी वाला जो कंप्यूटर है वो मान लो आपका बिकेगा 2 लाख का, ठीक है। आपको अपने ऑफिस में कुछ कंप्यूटर्स चेंज कराने का डिसीज़न लेना है,
तो जो नए कंप्यूटर आएंगे वो आएंगे 5 लाख के, और जो अभी वाले हैं वो आप बेच सकते हो 2 लाख में। यानी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी इस डिसीजन की? 3 लाख रुपए। और कॉस्ट कितनी लगानी पड़ेगी? एडिशनल कॉस्ट 3 लाख रुपए। अब आप देखो कि इससे फ़ायदा कितना होगा एडिशनल। मान लो कंपनी का अभी फ़ायदा होता है उन कंप्यूटर्स की वजह से 10 लाख रुपए का, और ये फ़ायदा हो जाएगा 15 लाख का, ठीक है। तो 5 लाख रुपए का आपको जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि 3 लाख की एडिशनल कॉस्ट लगाने से अगर 5 लाख का बेनिफिट हो रहा है तो मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए। यही इकोनॉमिक्स में हम करते हैं और यही हम फाइनेंस के अंदर भी करते हैं। आगे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि किस तरह से ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अभी हम ये समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो एक तो इकोनॉमिक्स का ये जो कंसेप्ट है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये हम यूज़ करते हैं फाइनेंस के अंदर। दूसरा डिमांड सप्लाई रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं ना, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की सप्लाई है, उसके बेस पे हम प्राइस डिसाइड करते हैं कि प्राइस ऐसे होगा। तो जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है, जो डिमांड सप्लाई रिलेशन है, ये भी एक फाइनेंस मैनेजर को रीड करना होता है, इसको भी समझना होता है, तभी वो समझ पाएगा कि उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितना वो प्रोड्यूस करे तो फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या बात करते हैं? पूरे एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि एक फर्म किस एनवायरनमेंट में जो है वो परफॉर्म कर रही है, किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है बिजनेस को, और फाइनेंशियल मैनेजर जो फाइनेंस मैनेजर है उसको ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, ठीक है। कि जैसे फिस्कल पॉलिसी है, इसमें गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इसी तरह से इंडस्ट्रियल पॉलिसी की गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे रही है तो उसका आपको क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, तो आपकी कंपनी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर बात आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। इसमें आ गए जैसे आपके बैंक वगैरह, तो यहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सेबी आ गया इसके अंदर, तो इनसे बैंक से आप कैसे लोन ले सकते हो, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फाइनेंस मैनेजर को पता होनी चाहिए। तो ये इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया है वो आपने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम फाइनेंस और अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। तो फाइनेंस और अकाउंटिंग का रिलेशन अगर मैं देखूँ तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, दैट इज़ अकाउंटिंग, ठीक है। अब अकाउंटिंग और फाइनेंस का रिलेशन जब हम देखें तो इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं और कुछ इंटरडिपेंडेंस होती है, तो इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। पहले बात करते हैं कि फाइनेंस और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला डिफरेंस आता है ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स को लेके। ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स का मतलब क्या है? देखो, अकाउंटिंग आपकी अक्रूवल बेसिस पे चलती है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी कैश बेसिस पे चलती है। कैसे? अक्रूवल बेसिस का पहले समझो आप मतलब क्या होता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि जो आपकी इनकम है या जो आपकी एक्सपेंडिचर है उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। जब ये अकर होते हैं उस टाइम पे इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। जैसे मान लो आपने आज सेल कर दी तो हम अकाउंट्स में दिखा देते हैं कि हमारी आज 5 लाख रुपए की सेल हुई, ठीक है, हम ये चीज़ शो कर देते हैं। इसी तरह से अब मान लो वो 5 लाख रुपए हमें मिले हैं या नहीं मिले, हम ये नहीं देखते। अकाउंट्स हम जब प्रिपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ अकर हो गई उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। भाई हमने सेल कर दी, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो हमारी सेल 5 लाख रुपए दिखाएगी, हमारे पास चाहे कैश आया हो चाहे ना आया हो। इसी तरह से एक्सपेंडिचर, अब मान लो कोई आपको बिल्डिंग का रेंट देना था, उस रेंट का मान लो आपको 1000 रुपये आपको रेंट देना है जस्ट सपोज, ठीक है, और वो आप हर साल 1000 रुपये रेंट देते हो, तो आप इस साल के अकाउंट्स में इस 1000 रुपये को शो करोगे, चाहे आपने ये रेंट दिया है चाहे नहीं दिया है, लेकिन ये जो 1000 रुपये है ये इसी साल का खर्चा माना जाएगा। तो अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम अक्रूवल बेसिस को यूज़ करते हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड की है उसको उस पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे उससे कैश को हम नहीं देखते, कैश मिला है नहीं मिला, कैश दिया है नहीं दिया,
इस चीज़ को हम नहीं देखते, हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है उसको रिकॉर्ड कर दो, यानी जिस पीरियड की है उसको रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें क्या देखना है, फाइनेंस को मैनेज करना है, तो यहाँ पे हमें कैश बेसिस यूज़ करना पड़ता है। अब देखो क्यों ज़रूरी है ये, जैसे कई बार क्या होता है, एक फर्म हो सकता है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें गड़बड़ आ सकती है। कैसे, जैसे मान लो यही एग्जांपल लेते हैं हम, 5 लाख रुपए की हमने साल में सेल करी और मान लो हमारा 2 लाख रुपए का खर्चा था, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 3 लाख रुपए। अब ये तो हुआ अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब एक्चुअल की बात करते हैं। एक्चुअल में मान लो इस 5 लाख में से आपके पास अब तक 1 लाख रुपए ही आए हैं, 4 लाख रुपए आपके पास कैश रिसीव नहीं हुआ, लेकिन 2 लाख रुपए का आपको ये पेमेंट करनी पड़ गई, तो यानी आप माइनस में चल रहे हो यहाँ पे। तो यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम तो फाइनेंस को मैनेज करना है ना, वो सिर्फ अकाउंटिंग परफॉर्मेंस को नहीं देखेगा, वो ये भी देखेगा साथ में कि उसकी कंपनी जो है वो फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाए। अब देखो ये कंपनी हो सकता है कि अच्छी दिख रही है अकाउंटिंग प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये फर्म लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये माइनस में जा रही है। एक्चुअल में कैश तो चाहिए ना, आपकी सेल हुई है अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पैसा आपके पास आया ही नहीं तो उसका क्या यूज़ होगा। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कैश बेसिस पे चलती है कि इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा हमें यहाँ देना है, ये चीज़ें हम देखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम एक खर्चे को तब खर्चा मानेंगे जब हमने एक्चुअल में उसे दिया है, एक इनकम को हम तब इनकम मानेंगे जब हमने एक्चुअल में वो रिसीव की है। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ फंड का डिफरेंस होता है। देन आता है फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग, ये दूसरा डिफरेंस है। देखो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका काम होता है मेनली डिसीजन लेना। कैसे डिसीजन लेना वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जैसे इसमें ये होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन लेना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। वहीं अकाउंटिंग का जो फोकस होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर, यानी डेटा कलेक्ट करना। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप फाइनेंस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हो कि कितनी सेल्स हुई, कितनी परचेजेस थी, कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया। इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग में आप डेटा कलेक्ट करते हो कि कॉस्ट कितनी रह रही है प्रोडक्शन की, ठीक है, उसको मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी है। तो अकाउंटिंग का जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका मेन कंसर्न होता है डिसीजन मेकिंग। तो अब ये तो हमने बात कर ली डिफरेंसेस की कि अकाउंटिंग और फाइनेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो 2 डिफरेंस है, एक तो फंड्स को कैसे ट्रीट किया जाता है और दूसरा डिसीजन मेकिंग पे किसका ज़्यादा फोकस है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि दोनों ही जो हैं फाइनेंस और अकाउंटिंग दोनों ही इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्लोजली। देखो अकाउंटिंग जो है वो कलेक्शन करती है डेटा का, वो जो इनपुट देती है, वो जो अकाउंटिंग का जो आउटपुट होता है वो इनपुट बनता है किसके लिए, फाइनेंस मैनेजर के लिए, जिसके बेस पे वो डिसीजन लेता है। कैसे, जैसे अकाउंटिंग ने ये बता दिया कि भाई आपकी इस साल की सेल इतनी रही, आपने पिछले 3 सालों से 4 सालों से सेल का ट्रेंड देखा, आपने ये देखा कि हमारी इस प्रोडक्ट की सेल जो है वो कम हो रही है, तो अभी इस बेस पे फाइनेंस मैनेजर जो है वो डिसीजन लेगा कि भाई सेल को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यानी अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो इनपुट की तरह काम करते हैं, जिसके बेस पे फाइनेंस मैनेजर जो है वो डिसीजन लेता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अकाउंटिंग ना करो, अकाउंटिंग करना ज़रूरी है और उसी के बेस पे फाइनेंस मैनेजर जो है वो डिसीजन लेता है। तो आई होप ये फाइनेंस और अकाउंटिंग का रिलेशन आपको क्लियर हो गया हो। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस और अदर रिलेटेड डिसिप्लिन्स के बारे में। अदर रिलेटेड डिसिप्लिन्स में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, क्वांटिटेटिव मेथड्स की। देखो प्रोडक्शन का मतलब आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, वहाँ पे भी फाइनेंस का रिलेशन आता है, क्योंकि मान लो आपने अपनी प्रोडक्शन टेक्निक चेंज करनी है, तो आपने नई मशीन लगानी है या नया मटेरियल, नई तरह का मटेरियल आपने इंपोर्ट करना है, मंगवाना है, परचेज़ करना है, तो ये सब चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली फाइनेंस को अफेक्ट करेगी। तो फाइनेंस मैनेजर को इन चीज़ों की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी तरह से मार्केटिंग है, मार्केटिंग में मान लो आपने कोई नया सेल्स प्रमोशन प्लान ऑप्ट किया, सेल्स प्रमोशन प्लान लाइक आपने कोई डिस्काउंट की स्कीम ऑफ़र कर दी या कुछ मतलब कोई रिबेट देना शुरू कर दिया, कोई कूपन सिस्टम दे दिया, कुछ भी ऐसा दे दिया जिससे आपकी सेल्स प्रमोट हो, तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंस के ऊपर तो आएगा ना।
अगर कंपनी अपना प्रोडक्ट डिस्काउंट पे बेचेगी तो उसका इफेक्ट फाइनेंस पे आएगा, तो इसको भी स्टडी करना ज़रूरी है। देन कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं जो कि डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालना। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फाइनेंस के अंदर। हम आने वाले लेक्चर्स में इस प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो अभी तो मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ। यानी आप ये देख सकते हो कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की, वो भी फाइनेंस को कंट्रीब्यूट करती है, उसमें भी फाइनेंस का रोल होता है। तो एक फाइनेंस मैनेजर को ज़रूरी है कि वो ये सारी चीज़ों की अच्छे से नॉलेज रखे। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। अब एक क्विक समरी हम कर लेते हैं जितने भी टॉपिक हमने आज कंसिडर किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें दो टर्म्स है, फाइनेंस और मैनेजमेंट। फाइनेंस को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, नाउन के तौर पे और वर्ब के तौर पे। नाउन के तौर पे फाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, और वर्ब के तौर पे फाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से कंट्रोल करना, इसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं और इसी को हम फाइनेंस फंक्शन भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बिज़नेस के हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनेंस में भी यूज़ होती हैं। उसी तरह से हमने देखा कि फाइनेंस और अकाउंटिंग के बीच में क्या रिलेशन है। उसमें हमने देखा कि डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, कि अकाउंटिंग जो है वो अक्रूवल बेसिस यूज़ करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कैश बेसिस यूज़ करती है। उसके बाद हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग के अंदर कैसे डिफरेंस आता है दोनों के बीच में। देन हमने देखा कि फाइनेंस का रिलेशन प्रोडक्शन, मार्केटिंग और क्वांटिटेटिव मेथड से किस तरह से है। ठीक है, तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।